हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1919 के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स और डेटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा ही होगा, वैसे ही सारा कंटेंट थर्ड चैप्टर का इस वीडियो में कवर किया जाएगा। चलिए, हमने देखा कि आरबीआई का जो एक्ट था 1934 में पास किया गया था। आरबीआई की जो एस्टैब्लिशमेंट है दैट इज इन 1935। 1946 में फर्स्ट टाइम इंडिया में डीमोनेटाइजेशन की गई थी, जिसमें ₹1000 और 10,000 के जो करेंसी नोट्स थे, उन्हें सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया गया था। फर्स्ट टाइम डीमोनेटाइजेशन वाज डन ऑफ ₹1000 एंड 10,000 इन 1946। 48 में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एस्टैब्लिश किया गया था, जिसे 23 कंट्रीज ने जो था वो साइन किया था, और 48 में भी इंडिया जो था गैट का मेंबर बन गया था। अल्टीमेटली ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाज कन्वर्टेड इनटू WTO। नेक्स्ट देखते हैं हम 1954 में दोबारा जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी 1946 में, दोबारा इन्हें री इंट्रोड्यूस किया गया था नोट्स को ऑफ ₹1000 एंड 10,000, उनको री इंट्रोड्यूस किया गया था विद एन एडिशनल इंट्रोडक्शन ऑफ 5,000 करेंसी नोट। तो 5,000 का नोट भी जो था उस समय री इंट्रोड्यूस किया गया था। 1946 में 1000 और 10,000 के नोट को बैन करके 54 में दोबारा इन्हें री इंट्रोड्यूस किया गया विद 5,000 करेंसी नोट। नेक्स्ट देखिएगा, 1969 में जुलाई में 14 मेजर बैंक्स जो थे उन्हें नेशनलाइज किया गया था। इट मींस उनको जो था पब्लिक बैंक्स बनाया गया था। 1978 में सेकेंड टाइम डीमोनेटाइजेशन होती है इंडिया में। उसे में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो मोरारजी देसाई जी थे। उन्होंने 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट्स थे उन्हें डीमोनेटाइज कर दिया था। इट मीन सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया गया था। देखिए 1946 में 1000 और 10,000 के नोट्स को बाहर निकाला गया, 54 में इन्हें दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया गया, और 78 में मोरारजी देसाई जी ने 1000, 5000 और 10,000 को दोबारा सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट इज 1980 का इवेंट जो था। अब हमने पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, वो 1991 में आए थे, पर जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे ही हमने सारे रिफॉर्म्स एकदम से लगा दिए। ये जो बीज थे वो 1980 से ही बोए जा रहे थे। तो लिबरलाइजेशन फर्स्ट टाइम कुछ एरियाज में, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में कुछ छूट देना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में कुछ छूट देना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में, फिस्कल पॉलिसी में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हो चुकी थी। तो आपको याद रखना है कि 1991 में एकदम से नहीं एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया था, 1980 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। आगे देखिए 1980 टू 1990 हम इसमें कुछ डेटा पढ़ेंगे, जहां पे हम जीडीपी की ग्रोथ के बारे में देखेंगे सेक्टर बाय सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई फ्रॉम 1980 टू 1990, 3.6% की ग्रोथ विटनेस की गई थी, और इंडस्ट्रीज में 7.1%, सर्विसेज में 6.7%, विच टोटल कंक्लूडेड टू 5.6% ऑफ द एंटायर जीडीपी ग्रोथ। राइट, तो ये ग्रोथ ऑफ जीडीपी है, जीडीपी नहीं है। पिछले एरा से 80s के पहले से कि जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चर में 3.6%, इंडस्ट्रीज में 7.1% एंड सर्विसेज में 6.7%। आगे देखिएगा 1990 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गए थे, जिस कारण जो था हमें 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। 1990 टू 1991 के पीरियड में हमारे पास जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स थी, $100 मिलियन की ही थी। राइट, नेक्स्ट इज 1990 टू 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास सिर्फ $6 बिलियन का जो था वो रह गया था, US का रह गया था। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई, पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1991 टू 1992 अब देखिए हमने एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात की, तो उसका जो सेकंड रिफॉर्म है दैट इज प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट सोचा कि हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या एंटरप्राइजेस से पैसा बाहर निकालेंगे। उनकी जो टारगेट था वो 2500 करोड़ का था, बट दे डिसइन्वेस्टेड अप टू 3040 करोड़, मतलब अपने टारगेट से ज्यादा उन्होंने जो था डिसइन्वेस्टमेंट किया था पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हमने जीडीपी ग्रोथ पढ़नी है फ्रॉम आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जीडीपी में ग्रोथ कितनी आती है देखिएगा, एग्रीकल्चर में 3.3%, इंडस्ट्री में 6.5% और सर्विस सेक्टर में 8.2%। जो हमने पढ़ा था, WTO एस्टैब्लिश की गई 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई 1995 में ही। इंडिया जो था वो क्या बन गया, WTO का मेंबर बन गया था। इन अप्रैल 2001
full removal of quantitative restrictions on the import, manufactured consumer goods and agriculture products। तो सारी ही जो restrictions थी import के ऊपर, वो consumer goods की हो या agriculture products की हो, full remove कर दी गई थी। फ्रॉम 2002 टू 2007 जो है वो डाटा क्या शो करता है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी, दैट इज एग्रीकल्चर में 2.3, इंडस्ट्रीज में 9.4 एंड सर्विसेज में 7.8 की ग्रोथ शो करता है। एंड फ्रॉम 2007 टू 12 जीडीपी ग्रोथ 3.2, इंडस्ट्री 7.4 एंड सर्विसेज 10% की। तो देखिए ये जो आंकड़ा है एग्रीकल्चर का, इट इज अराउंड फ्रॉम 2 to 3% की अगर हम बात कर सकते हैं राउंड ऑफ करके। जो इंडस्ट्रीज है दे आर वॉन्डरिंग फ्रॉम 7 to 9%। जो सर्विस सेक्टर है हमारा दैट इज फ्रॉम 7 to 10%, राइट। तो आप इतना आइडिया रख सकते हैं। उसके बाद 2012 to 13 देखिएगा मेजर स्विफ्ट आता है यहाँ पे। एग्रीकल्चर जो है 1.5% से ही फ्लरिश किया, इंडस्ट्रीज 3.6% से और एग्रीकल्चर 8.1% से। इट मीन्स हमें जो ग्रोथ का पैमाना है वो 2007 और 12 के पीरियड में ज्यादा देखने को मिला। देयर आफ्टर 13 to 14 एरा की बात करते हैं, इट इज 4.2, इंडस्ट्रीज 5% एंड सर्विसेज 7.8%। अब जो वर्थ नोटिंग पॉइंट है वो क्या है देखिएगा, 2014 और 15 के डेटा में एग्रीकल्चर ने माइनस ग्रोथ दिखाई है। इट मींस एग्रीकल्चर में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ तो हुई नहीं, इट मींस वो नेगेटिव फेज में गया है 0.2% के साथ। इंडस्ट्रीज में 5.9 और सर्विस सेक्टर में 10.3%। हमेशा जो सर्विस सेक्टर है इट इज अहेड ऑफ द अदर सेक्टर्स। और आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज के तरफ टिल्ट ज्यादा है रादर देन अब एग्रीकल्चर के थ्रू। तो आपने देखा है कि पहले एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, पर धीरे धीरे डिक्लाइन होने के कारण इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। देयर आफ्टर इन 2014 to 15 के अगर डेटा की डिस्कशन करते हैं हम, तो वहां पे क्या होता है कि एफडीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमारी, वो यूएस 73.5 बिलियन की है हमारे पास डॉलर्स की। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रोज अप टू 321 यूएस डॉलर्स। तो यहाँ 321 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं। टारगेट था जो डिसइन्वेस्टमेंट का, इट वाज 56,000 करोड़, राइट। तो इन्होंने 56,000 करोड़ का सोचा कि गवर्नमेंट ने हम कि डिसइन्वेस्ट करेंगे, और जो अचीवमेंट हुई डिसइन्वेस्टमेंट की इट वाज 34,500 करोड़ की ओनली। देयर आफ्टर इन सितंबर 2014 मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ है। मेक इन इंडिया हम जो है ये याद रखना है कि मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ, जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंडिया को प्रमोट करता है। इन 2016 जीएसटी जो था एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, और नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई करेंसी की। 500 और 1000 के जो नोट्स थे वो सर्कुलेशन से बाहर निकाले गए। 2017 जुलाई में जीएसटी इफेक्ट में आया, एक्ट 2016 में पास हो चुका था, और जुलाई में जो था ये शुरू हो चुका था। इन मई 2020 आत्मनिर्भर अभियान जो था, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जैसे कि जिसे हम सेल्फ रिलायंट इंडिया बोलते हैं, कि वो लॉन्च किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कोविड-19 जो पेंडेमिक था, जिसे कोरोना वायरस डिसीज डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया था, उसने दस्तक दी इंडिया में। इन 2014 मेक इन इंडिया जनधन योजना जो थी वो लॉन्च की गई थी, जैसे कि जो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स होते थे। देयर आफ्टर 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो उसमें से कितनी इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में रिजर्व रखने की बात की गई थी, दैट इज 8 इंडस्ट्रीज, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वगैरह, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई। तो इन इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में ही रिजर्व रखने को कहा गया। देयर आफ्टर अगर हम बात करते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज की, तो आपने इनका स्लैब रेट देखा ही होगा कि पर्टिकुलर टर्नओवर के अकॉर्डिंग इनको महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का टैग दिया जाता है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गई, भेल हो गई, सेल हो गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो गई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई, ये सारी जो हैं वो महारत्न कंपनीज में आती हैं। एंड रिसेंटली इन 2024 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी महारत्न का टैग मिला है। नवरत्न कंपनी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है। तो ये इंडस्ट्रीज नवरत्न में आती हैं। और मिनी रत्न में एयरपोर्ट अथॉरिटी आती है, एंट्रिक्स आती है, आईआरसीटीसी आती है, बीएसएनएल एक्सेट्रा कंपनीज जो हैं मिनी रत्न में आती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। अगर हम यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, रीसेंट डेटा को याद कर सकते हैं, इट इज एज पर एनसीईआरटी। एंड देयर आफ्टर अगर आपको पेपर में आता है तो आपको डेटा एनालाइज करने के लिए आता है कि कितनी ग्रोथ हुई, किस कारण हुई, तो आप उस चीज को भी ध्यान से पढ़ के जाएं। थैंक यू।